छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथी बार प्रदेश का दौरा किया। इससे पहले पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर, 14 सितंबर को रायगढ़, 30 सितंबर को बिलासपुर और आज उन्होंने बस्तर का दौरा किया। आम जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य सरकार के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राशन की दुकानों में मुफ्त में नमक देना शुरू किया, तब भ्रष्टाचार रोका। 90 वनोपज को आज बीजेपी सरकार एमएसपी के दायरे में लेकर आई है। फर्स्ट टाइम वोटर 2014 से पहले घटनाओं को जाने। 2014 से पहले घोटाले के समाचार छाए रहते थे। आज घोटाले की वजह भारत के नाम की चर्चा होती है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया था। 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना, अखबारों में बड़े बड़े घोटाले छाए रहते थे। लाखों करोड़ों के घोटाले, यही खबरें होती थी। आज घोटालों के बजाय दुनिया में भारत के गौरव की चर्चा होती है। इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे नौजवान हैं, मेरे बस्तर के लोग हैं। चारों तरफ लूट मचाई नहीं मचाई। छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। आप कांग्रेस की सरकार बदलिए, भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर को ही कहा जाता है। जिसने बस्तर को जीत लिया, उसने छत्तीसगढ़ जीत लिया। इसी बस्तर की जनता को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे और वहीं पीएम मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लघु वनोपज को लेकर पीएम के बयान पर कहा कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। समर्थन मूल्य घोषित करना अलग बात है, वैल्यू एडिशन रोजगार उत्पन्न करना ये काम छत्तीसगढ़ कर रही है। पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, वहां क्यों खरीदी नहीं होती। वहीं अपराध को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आदिवासियों को मारा जा रहा है, बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल हम खरीदते हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों खरीदी नहीं होता। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ आदिवासियों को मारा जा रहा है, वहाँ की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल से तुलना कर ले, 15 साल की उसकी सरकार रही है, कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दी गई, ये बताने की जरूरत है क्या। आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है। नक्सल बहुत पीछे चले गए, हमको गोली उतनी चलानी नहीं पड़ रही जितने वो लोग कर रहे हैं। उतना दहशत नहीं है जो उसके शासनकाल में था। चुनावी साल होने से अलग अलग मुद्दे लगातार पार्टियां उछाल रही हैं। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन दौरों में जनता को साधने के साथ ही राज्य सरकार पर सीधे हमलावर भी नजर आ रहे हैं। इसका पलटवार भी राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मिशन 2023 की लड़ाई कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर आते हैं और 3 अक्टूबर को जगदलपुर आके लगातार कांग्रेस की सरकार पे हमलावर होते हैं, कई आंकड़े पेश करते हैं और कहते हैं कि सरकार को बदलिए, उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी, आपका जो संकल्प होगा वो पीएम मोदी का, आपका जो सपना होगा वो पीएम मोदी का संकल्प होगा। बहरहाल आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी से KS चौहान जी हैं, सीनियर प्रवक्ता है, युवा नेता है। चौहान जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा, मूर्धन्य विश्लेषक है, पढ़े लिखे और सबसे ज्ञानी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में बैठे हुए। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी स्वागत है। के चौहान जी, पहला सवाल मेरा आपसे है इसलिए क्योंकि पीएम मोदी आते हैं और लगातार राज्य सरकार पे हमलावर होते हैं, पीएससी सहित कई मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आंकड़ों की जब बात निकल के आती है तो कांग्रेस इस बात पे आपत्ति लगाती है कि जिन आंकड़ों के सहारे आपने कसीदे गढ़े हैं उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो दिखाई पड़ी नहीं। चाहे आप माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के 90 जो है वो एमएसपी में शामिल करने की बात कर ली जाए या फिर अन्य मुद्दों की कर ली जाए, क्या लगता है आपको ये सभा, ये रैली कितनी कारगर साबित होगी आने वाले दिनों में? देखिए, जितने भी आंकड़े जो दिए गए वो इंगित हैं सभी चीजों में और वो लिखित में हैं। ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं कि जो लिखित ना हो। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो आए थे और उन्होंने जो भी बातें कही वो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनकर गई। मेन बात ये थी और छत्तीसगढ़ में जो आज जरूरत है उस चीज की बात कही। क्या पीएससी घोटाला यहां पर नहीं हुआ? क्या वो छत्तीसगढ़ के जो युवा है, जो बच्चे जो सब जगह चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या उनकी आवाज उठाना ये जरूरी नहीं था? क्या आज ये बताना जरूरी नहीं था कि केंद्र का कितना श्रेय है, कितना अंश है जो धान खरीदी की जाती है उसमें 80% अंश है, जबकि ये बात संसद में जब बोली गई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना पैसा दे रही है, तो इनके अमरजीत भगत जी ने ही बोला था कि 51,000 करोड़ रुपए केंद्र दे रही है और 11,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार दे रही है। क्या ये भी आंकड़ा झूठा है? आंकड़े कौन से झूठे हैं आप मेरे को ये बताइए। क्या 27,000 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास क्या जो शिलान्यास और जो नींव रखी गई है वो नहीं रखी गई? क्या आज जगदलपुर के जो रेलवे स्टेशन है, क्या उसमें पैसा जो लगेगा वो उसमें जो आंकड़ा बताया गया क्या वो गलत है? क्या 230 करोड़ रुपए का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बना हुआ है क्या वो गलत है? क्या आज एनएमडीसी का जो प्लांट है, चलिए अब आपके आंकड़ों पे, तमाम आंकड़ों पे, चौहान जी आपके तमाम आंकड़ों पे जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, कहा जा रहा है कि तमाम आंकड़े इंकित हैं, लिखे हुए हैं, आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं है, कोई झूठ की बातें नहीं है, आप लोग उसे झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि मोदी जी शायद ये भूल गए कि वो केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं। जिस प्रकार से ये देखिए बेहद खतरनाक मानसिकता को दर्शाती है अवधेश जी। यहाँ पर आकर जो झूठ बोलेगा, अभी चौहान जी कह रहे थे कि आंकड़े हैं, लिखित हैं, ये मुझे बताएं कि देश के भीतर कौन सा राज्य है जहां 90 वनोपजों की खरीदी होती है और केंद्र की सरकार खरीदती है। जब तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 2014 से 18 तक रमन सिंह की, 15 साल रमन राज में कभी भी 6 से ज्यादा वनोपजों की खरीदी नहीं हुई। आज 67 वनोपजों की खरीदी हो रही है। आबादी में देश का छत्तीसगढ़ का हिस्सा लगभग 2.5% है, लेकिन देश की कुल खरीदी का 74% वनोपज संग्रहण केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। केंद्र सरकार पहले केंद्रांश दिया करती थी तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीमा योजना में। मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से जो श्रमिकों का बीमा होता था तेंदुपत्ता संग्राहकों का, उसको बंद कर दिया। तो भूपेश सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू की, जो केवल खरीदी की बात नहीं है, उसके प्रसंस्करण के लिए जो वनांचल क्षेत्र हैं अवधेश जी, वहां पर गोठानों के माध्यम से 50,000 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा उससे। और मार्केटिंग की व्यवस्था आज सी मार्ट में बिक रहे, अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिक रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो है भूपेश सरकार ने दी। दूसरी बात, केंद्र की मोदी सरकार को माफी मांगना चाहिए अपने झूठ पर। नगरनार संयंत्र को बेचने का षड्यंत्र अभी का नहीं है। 2017 में मोदी जी ने ईओआई जारी किया था जिसमें 4 कंपनियां भाग भी ली और अडानी के कंपनी के लोग निरीक्षण भी करके गए। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, विधानसभा में शासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किया गया था और हमारी सरकार आने के बाद में ये शासकीय संकल्प प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र की मोदी सरकार को। ये लगातार गलत बयानी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़िया को अपमानित करने के लिए, अपराध को लेकर ये गलत बयानी करते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। के चौहान जी, तमाम सवाल जो है उसके जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। पहले मैं रुक कर लेता हूं उचित जी का। उचित जी,
क्या आपको लगता है कि आंकड़े, बयानबाजियां और बस्तर की सियासत सत्ता की चाबी मानी जाती है? बस्तर की सियासत कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? क्योंकि 2018 में जो आंकड़े थे वो 11-1 के थे, उपचुनाव के बाद 12-0 के हो चुके हैं। अब क्या आपका अनुमान, क्या स्थितियां दिखाई पड़ती है इस सभा के बाद, आज के बाद? देखिए 33% पॉपुलेशन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स की है और इसका पूरा का पूरा झुकाव जो था, चाहे आप सरगुजा ले ले चाहे बस्तर ले ले, वो कांग्रेस की तरफ था। ये बात सत्य है, आंकड़े कह रहे हैं 2018 के चुनाव के नतीजे जो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाते कि क्या स्थिति आज 2023 की बनती है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी आए, जिस प्रकार से उन्होंने बस्तर को फोकस किया, बस्तर पे वो बात कर रहे थे, बस्तर पे जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर बात कर रहे थे, तमाम वो चीजें। ये बात भी सत्य है कि बस्तर की चाबी जिसके पास है, सत्ता की चाबी उनके पास होती है। सत्ता के दरवाजे उसी ताले से, बस्तर का जो सत्ता का ताला है बस्तर की चाबी से खुलता है, बात सत्य है। और वही चीज उसी तारतम्य में आज जो बोल रहे थे बिल्कुल मोदी जी, तो उस पर हम आते हैं कि लेकिन कुछ तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफिंग नहीं की गई, उन्हें वो बहुत सारी चीजें डिटेल नहीं बताई गई। जिस तरीके से पूरे भाषण को मैंने सुना, उनके जो वक्तव्य को सुना, जिस तरीके से वो अपराध की बात कर रहे थे, अपराध तो मुझे समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ इतना अपराध का गढ़ बना हुआ है कि मोदी जी को बोलना पड़े। एक पीएससी का विषय हम छोड़ दें कि पीएससी का एक विषय उन्होंने पिछली बार भी उठाया था 30 तारीख को, और आज भी उठाया, गंभीर विषय हम मानते हैं, लेकिन किसी तरीके के अपराध का गढ़ है वो नहीं बोला गया है। अपराध का गढ़ बोला गया है। जो राजस्थान से प्रतिस्पर्धा हो रही, मैं इत्तेफाक उस पर नहीं रखता। दूसरी चीज कि कोई प्रधानमंत्री बस्तर आ रहे हो, बस्तर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है और आज से नहीं 40 साल से है, बिल्कुल वो है नक्सल की समस्या। नक्सल पे किसी तरीके का संवाद नहीं हुआ, बयान नहीं हुए, नक्सल के कंट्रोल की बात नहीं हुई, नक्सल उन्मूलन पे बात नहीं हुई, जो नक्सल सरेंडर कर दिए उन पे बात नहीं हुई है कि उन्हें किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं और किस तरीके से हमने सीआरपी भेजा। वो एक गंभीर मुद्दा समझ में आता है जो मुझे यहाँ से देख रहा हूँ कि जो उनके पूरे वक्तव्य में जो बातें थी, जो उनकी उसको वनोपज को लेके था, वनोपज को लेके देखिए, इस भूपेश सरकार को कोसने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो तारीफ की बानगी लगती है वो दो मुझे जो बहुत अच्छे लगते हैं, वो आत्मानंद स्कूल की एक योजना बहुत अच्छी है। दूसरा रूरल इकोनॉमी जो सुधरी है, रूरल इकोनॉमी में वनोपज भी आते हैं, वनोपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, ये बात सत्य है। बिल्कुल। और रूरल में जो पैसा जा रहा है उससे इकोनॉमी थोड़ी बेस्ट हुई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, तमाम चीज। दो अच्छी चीज है जो मुझे लगती है, वो मैं बता रहा हूँ, तो वो इकोनॉमी बढ़ी है। बिल्कुल। तो इस पे भी आप आपको वनोपज को लेके कुछ काम नहीं हुए, वनोपज की चीजें नहीं हुई है, उस पर दाम नहीं मिल रहे हैं, नहीं, उस पर बहुत अच्छे काम हुए। मैं कह सकता हूँ कि मैं तमाम विरोध पे सरकार के खड़े रहने के बावजूद भी, लेकिन वनोपज को लेके काम अच्छे हुए हैं, रूरल इकोनॉमी को लेके काम अच्छे हुए हैं, वैल्यू एडिशन की जो बात हो रही है, जो संवाद हो रहा है, ये वैल्यू एडिशन को लेके सी मार्ट का नाम का जो सरकार का स्टार्टअप है, एक अच्छा प्रयास मैं इसको कहूंगा कि कोशिश तो है। बिल्कुल सही, कोशिश बिल्कुल सही। वो आने वाले समय पता चलेगा कि कोशिश कितना रंग लाते हैं। चौहान जी देखिए, दो बातें दोनों तरफ से निकल के आई है। पहला ये कि पीएम मोदी जो आंकड़े लेके आए थे वो आंकड़े इत्तेफाक से मेल नहीं खाते हैं। आपने कहा, पूछा कि कौन से आंकड़े हैं, सुरेंद्र जी ने आपको आंकड़े बता दिए कि ये अमुक अमुक आंकड़े हैं, अब इस पे माफी मांगने तक की बात और मांग उठ के आ रही है। और दूसरी बात ये कि अगर सरकार ने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेके कुछ काम किया है, गौठानों के माध्यम से 50,000 लोगों को जोड़ने की बात अगर कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, तो फिर इस सवाल को या इस मुद्दे को उठाने से लाभ बीजेपी को कैसे मिलेगा? चौहान जी, इस पे एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए मिश्रा जी, सबसे मेन बात तो ये है, जो लाभ भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ और हानि से नहीं जोड़ेगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं भी कोई भी क्षेत्र में विकास से जोड़ेगी, वहां के लोगों के रोजगार से जोड़ेगी, वहां के लोगों की समृद्धि से जोड़ेगी। इस पीएससी का अगर मुद्दा उठाया है, या किसानों का मुद्दा उठाया है, या किसी अन्य महिलाओं का मुद्दा उठाया है, या बस्तर का मुद्दा उठाया है, या नक्सलवाद का मुद्दा अगर उठाया है, तो ये सब चीजें सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है। सुख शांति और समृद्धि, हमारा विकास जो है वो हमारा मूल मंत्र है, और हम अपनी राजनीति सिर्फ बिल्कुल। चौहान जी, मैं एक लाइन जोड़ देता हूं। चौहान जी, मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, फिर आप अपना जवाब कंप्लीट करिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सुख शांति समृद्धि की आप बात कर रहे हैं। राजनीति में सुचिता की दरअसल यही बात होती है। लेकिन सर, सवाल ये है ना कि राज्य सरकार को दरकिनार करके राज्य के विकास की बात एक विपक्षी दल के लोग कैसे कर सकते हैं? आपको तो इस बात को उल्लेखित करना होगा ना कि अमुक सरकार है वो भी विकास कर रही है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर हम जाएंगे कि केंद्र और राज्य के साथ मिलकर विकास होता है, लेकिन अकेले विपक्ष की जो दल के
के प्रमुख हैं या प्रधानमंत्री देश के हैं, वो राज्य सरकार के विकासों को दरकिनार करके कैसे विकास की बात कर सकते हैं? चुनावी समय में चुनावी लाभ ना लेने की बात आप कहते हैं। देखिए मिश्रा जी, आप ये देखिए कि जब केंद्र सरकार से पैसा आता है 8 लाख लोगों के घरों का, और जब राज्यांश यहाँ पर नहीं भरा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार उनका साथ नहीं दे रही। तो और ये जो एनएमडीसी के प्लांट के बारे में बोलते हैं, तो हेड ऑफिस पहले हैदराबाद में था, यहाँ पर लाया नहीं गया सिर्फ इसलिए क्योंकि बस्तर ने पिछले 25 सालों में इनको सिर्फ एक ही बार एक सीट दी है। पिछले 25 बार एक सीट सिर्फ लोकसभा में। इस वजह से यहाँ पर हेड ऑफिस नहीं लाया गया। ये अपनी जो बातें हैं, अपने राजनीतिकरण की बातें करते हैं, और ये बातें नहीं करते कि और ये बस्तर के लिए कितना जरूरी था एनएमडीसी प्लांट। चौहान जी, 15 साल बीजेपी की सरकार थी सर, 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी। हेड ऑफिस जब लाया तो उस समय भी लाया जा सकता था। सुनिए ये काम जो था वो जी बताइए ना, बताइए। ये काम जो था वो यूपीए सरकार का था मिश्रा जी। जो हेड ऑफिस यहाँ पर लाना था वो उसके पक्ष में नहीं थे। एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये जो एनएमडीसी का प्लांट का जो, चलिए अब जवाब ले ले। सुरेंद्र जी बैठे हुए। सुरेंद्र जी, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर लाना था, यूपीए सरकार का काम था, यूपीए की सरकार ने काम नहीं किया। मैं लौटूंगा चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक मिनट रुको, एक बार जवाब ले लेते। आपने गंभीर मुद्दा उठाया कि यूपीए की सरकार का जो काम था वो नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ के अहित हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की अहित की बात होगी तो जवाब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जवाब तो देना होगा। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग, कोल की माइनिंग, नवरत्न कंपनियां, एनएमडीसी जैसे सार्वजनिक उपक्रम जो है केंद्र सूची का विषय है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी, राज्यसभा में भी इनकी बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, और ये मांग जो है बस्तर की जनता का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है। 15 साल यहाँ रमन सिंह की सरकार रही, उसमें से 4 साल इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। हमारी सरकार ने तो आपत्ति करके जो भर्ती परीक्षा होती थी नागपुर में, उसको जगदलपुर और दंतेवाड़ा में करने की शुरुआत की, ताकि स्थानीय लोगों को अवसर मिल सके। और हर मुद्दे पर, हर विषय में ये झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो धान खरीदी का हो, चाहे वो पीएम आवास का हो, चाहे वनोपज संग्रहण का हो। धान खरीदी के लिए पिछले कैबिनेट में, आप सुन लीजिए, आपने बहुत गलत बयानी की अवधेश जी, आप इस बात के गवाह हैं। पिछले कैबिनेट में 14,700 करोड़ रुपया मारफेट ने राज्य सरकार के, सुन लीजिए मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, 11,000 करोड़ ये कदम लाना छोड़ दीजिए, कितने पैसे लाना छोड़ दो। किसको प्राइवेटाइजेशन किया गया है एनएमडीसी प्लांट का, ये मेरे को आप बताओ। आरोप लगाने से पहले 2017 में सुन लीजिए कितने पैसे में और किसको। अरे आप चुप होंगे तब मैं बताऊं। चौहान जी जवाब लेते। चौहान जी आप सवाल उठा रहे, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ। चौहान जी आपके सवाल को मैं आगे उठा देता हूं कि इस उपक्रम को किसको बेचा गया, किसको प्राइवेटाइजेशन किया गया। सुरेंद्र जी गंभीर सवाल है, जवाब दे दीजिए। और कितने में? ठीक है, आपका सवाल आ गया। सुनेंगे तब। ठीक है, अब एक बार सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। 2017 में, अरे ये ऐसा सुनेंगे तब। चौहान जी थोड़ा सा संयम बरतिए। ये अडानी की दलाली में जुटे भाजपाई, इनको ये नहीं दिखता कि 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने ईओआई चालू किया, और उसके आधार पर 4 कंपनियां बीड में शामिल हुई। उसमें टाटा, जेएसडब्ल्यू और अडानी के कंपनी के लोग जो है यहाँ इंस्पेक्शन करके जा चुके हैं। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पारित किया कि यदि सार्वजनिक उपक्रम की एनएमडीसी की नगरनार प्लांट को केंद्र की सरकार नहीं चला पा रही है तो राज्य सरकार को हस्तांतरित करे। लेकिन ईओआई की शर्तें ऐसे ला दी गई कि राज्य सरकार उसमें भाग न ले सके। हम तो आज भी कह रहे हैं विधानसभा का प्रस्ताव पारित होके गया है, और केवल नगरनार नहीं, 2016 में फर्जी ग्राम सभा इन्होंने प्रस्ताव भेज के नंदीराज पर्वत को अडानी को दिया, जिसको भूपेश सरकार ने आते ही खारिज किया। 27 जुलाई 2022 को परसा कोल ब्लॉक सहित जो नोगो एरिया है, 27 जुलाई 2027 को सर्वसम्मति का प्रस्ताव। ठीक है, नगरनार। सुरेंद्र जी चौहान जी एक बार मैं बिल्कुल देखिए, आज हम केवल नगरनार
चौहान जी सुरेंद्र जी, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। एक बार उचित जी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से सुन रहे आप लोगों की बातें। बिल्कुल उचित जी, सबसे बड़ी बात, अगर ये एनएमडीसी नगरनार के अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों पे चर्चा कर ले, आज पीएम मोदी के भाषण पे काफी लंबी चौड़ी सूची है उनके भाषण की, आपके पास भी पूरा नोट डाउन है। फर्स्ट टाइम वोटर से उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपील की, जिनकी संख्या छत्तीसगढ़ में कमोबेश 9 लाख होगा। कल छत्तीसगढ़ में फाइनल पब्लिकेशन होगा, पता चल जाएगा एग्जैक्ट आंकड़े क्या है, लेकिन अनुमानित है कि 9 लाख नए मतदाता होंगे। पीएम मोदी ने यह कह दिया कि यूपीए की सरकार में देश को विदेशों में, विश्व में शर्मिंदा होना पड़ता था, अभी भारत का डंका बज रहा है। कितना प्रभाव डालेगा ये युवाओं पे? देखिए, वो सभी भाषण में अगर आप उठा देखें तो वो यही सोचते हैं कि पहले जो थी वो पूरी की पूरी बदनामी होती थी, और अभी जो हो रही है पूरे राम राज्य आ गया है। इस तरीके के वो पूर्व के भाषण में सभी जगह बोलते हैं। बहुत एक कॉमन चीज है उसके कि सभी जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सभी जगह सिंगापुर में हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, सभी जगह वाहवाही हो रही। तो वो एक पब्लिक की तरफ से फेक के सवाल वो उनसे जवाब लेते हैं, ये हर जगह बहुत ही कॉमन है। लेकिन सवाल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि चौहान जी ने जो कहा कि हैदराबाद से यहाँ क्यों नहीं हुआ है, 9 साल से तो चौहान जी आपकी सरकार है, आप ही ले आते। मैं छत्तीसगढ़िया होने के नाते कह रहा हूँ कि 9 साल से आपकी सरकार है, और 4 साल तो दोनों डबल इंजन की सरकार थी, तो आप ही प्रयास कर लेते। खैर, कुछ निर्णय होते हैं ऐसे कि एनएमडीसी हेडक्वार्टर वहां क्यों है, क्यों नहीं है, लेकिन अलग बात है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के कारण कहीं मूल सवाल, जो मूल जो चीजें है कि बस्तर का विकास की बात हो रही है, बिल्कुल अभी भी वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, नक्सल प्रभावित अभी भी बना हुआ है, लगातार वहाँ पे समस्याएं हो रही है, लगातार वहाँ पे टारगेट किलिंग की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ मुख्य धारा में 70 सालों से क्यों नहीं आ पाया, इसके लिए पूरी की पूरी सभी की सरकारें जिम्मेदार हैं, जो सभी प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, वो उसमें चर्चा और संवाद होना चाहिए कि बजाय ये कि भाई वहां पे हेडक्वार्टर था, यहाँ क्यों नहीं आ पाए। ये मांग अगर पूछना चाहिए तो पूरे छत्तीसगढ़ को सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही। ये 9 साल से तो आप बैठे हैं, और आपकी सूची में वो आता है, आपकी जुडिशियल में वो आता है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ चौहान जी, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल चौहान जी, जवाब दे दीजिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब हेडक्वार्टर वहां पर बना था तो हैदराबाद में उसको ले जाया गया, जबकि यहाँ पर बनना चाहिए था बस्तर। क्यों? उस समय यूपीए की सरकार थी जो कि इसके पक्ष में नहीं थी कि बस्तर में किया जाए। क्यों? उसका कारण मैं बता चुका हूं कि पिछले 25 साल से बस्तर में लगभग 1.5 सीटें आती हैं मिश्रा जी लोकसभा की, और पिछले 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीती गई है, एक सीट। ये मुख्य कारण था कि वहां पर बस्तर के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जब यूपीए की सरकार थी तब भी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तब भी, तो बस्तर के लोग वहां पर उनको वोट देते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। ये मेन कारण था कि यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं लाया गया, जिसका एक लौता सिर्फ और सिर्फ जो कारण है वो यूपीए की सरकार है, जो ये नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, कांग्रेसी प्रवक्ता अभी तक ये बता नहीं पाए हैं, इधर उधर की बात कर दी है इन्होंने। ठीक है चौहान जी, 9 साल का हिसाब कब दोगे? चौहान 9 साल का हिसाब कब दोगे? ठीक है 9 साल का हिसाब कब दोगे? 9 साल देखिए, बड़े इधर उधर की बात कर दिया। बिल्कुल नहीं, ठीक है चौहान जी, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए 9 साल से केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2 से दोबारा तक आप लोग केंद्र में पहुंचे, 9 सांसद 10 सांसद आप लोग को हर बार मिल रहे। उसके बाद भी अगर आप एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद शिफ्ट होने के लिए आज तक अगर आप यूपीए सरकार को कोसेंगे तो छत्तीसगढ़ के हित की बात कैसे करेंगे? चौहान जी, सीधा सा सवाल है। लेकिन एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं, सुरेंद्र जी को जवाब देवे। सुरेंद्र जी। अवधेश जी, देश के इतिहास में पहली बार कमर्शियल माइनिंग मोदी सरकार ने शुरू किया। 2006 के वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान को शिथिल करके अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। परसा कोल ब्लॉक सहित जो हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, नो गो एरिया को संकुचित करने का पाप यदि किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। आदिवासियों को 15 साल रमन राज में जो अत्याचार हुए, जो कुचले गए, जो उनका कत्लेआम हुआ, उसके लिए ये माफी कब मांगेंगे? 600 गांव के 3 लाख आदिवासियों को पलायन करने मजबूर किया। और जो जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट है, 1379 प्रकरण में, फर्जी प्रकरण में भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम किया, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए जनता की अदालत में आप सभी को जाना है, चंद माह बाद, चंद दिनों बाद चुनाव होना है,
पता चल जाएगा किसने पाप किया, किसने ये पुण्य चुनाव किया। आते ही मोदी जी ओबीसी बन जाते हैं। ठीक है। और जब अधिकार देने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम। समय का अभाव है सुरेंद्र जी, मैं इस विषय पे हम और भी आगे चर्चा कर लेंगे। कुल मिला के ये है कि बस्तर के विकास की बात हो, बस्तर में सत्ता की चाबी तलाशने की बात हो, सभी मुद्दों को लेके दोनों ही दल मतदाताओं को साधने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन बस्तर की जनता समझदार है, भोली भाली है, लेकिन अपने भले बुरे को जानती है। वो वक्त वक्त में बता देती है कि किसके साथ है। आने वाले समय में बस्तर की जनता किसके साथ होगी, किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, चौहान जी आपका भी शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।